नमस्कार। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और सांख्यिकी यानी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन से जुड़े कुछ ज़रूरी पहलुओं पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक YouTube लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट है जो ख़ास तौर पर UGC नेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए मुझे लगता है बहुत काम का हो सकता है। तो आज हमारा मकसद इस जानकारी को बस पढ़ लेना नहीं, बल्कि इसे समझना है। रिसर्च आखिर है क्या, इसे करते कैसे हैं, और ये जो आंकड़े हैं स्टैटिस्टिक्स, वो इसमें कहाँ फिट होती हैं। कोशिश रहेगी कि इसे आसान और दिलचस्प तरीके से समझें। बिल्कुल। देखिए, रिसर्च का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। ये एक तरह की खोज है, एक सफर है किसी सवाल का जवाब ढूंढने का या किसी समस्या को बेहतर समझने का। और शिक्षा के क्षेत्र में तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सीधे सीधे सीखने सिखाने के तरीकों को बेहतर बनाने से जुड़ा है। चलिए, इस सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस स्रोत सामग्री में हमारे लिए क्या खास है। तो सबसे पहले ये शब्द रिसर्च ही पकड़ते हैं। स्रोत इसे री प्लस सर्च यानी बार बार खोजना बताता है। ये बार बार क्यों, क्या मतलब है इसका? हाँ, मतलब ये बार बार खोजने का मतलब है कि हम किसी चीज को और गहराई से और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। हो सकता है पिछली बार की खोज अधूरी रह गई हो, या उसमें कोई कमी हो, कोई गलती हो, या फिर समय के साथ हालात बदल गए हों और हमें नए सिरे से देखने की जरूरत हो। हर रिसर्च के पीछे एक वजह होती है, एक मकसद होता है। या तो कोई ज्ञान की कमी है, कोई गैप एरिया है, उसे पूरा करना है, या किसी मौजूदा सिद्धांत को परखना है, या फिर किसी समस्या का हल निकालना है। ये बिना सोचे समझे भटकना नहीं है। हाँ, इसीलिए शायद स्रोत कहता है कि रिसर्च व्यवस्थित, सिस्टमैटिक होती है। मतलब इसका एक तय तरीका होता है, एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी शुरू कर दिया। एकदम सही। और ये प्रक्रिया सिर्फ व्यवस्थित ही नहीं, बल्कि तार्किक, लॉजिकल और आलोचनात्मक क्रिटिकल सोच पर आधारित होती है। आपको सबूतों को देखना होता है, उनकी जांच करनी होती है और फिर नतीजे निकालने होते हैं। साथ ही पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आपने क्या किया, कैसे किया, ये सब साफ होना चाहिए ताकि कोई और भी आपके काम को परख सके। इसी को प्रतिकृति कहते हैं। और एक बहुत जरूरी बात स्रोत ने कही, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब रिसर्चर अपनी पसंद नापसंद या पहले से बनी धारणाओं को बीच में ना लाए। जो तथ्य सामने आए उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है ना? बिल्कुल, ये रिसर्च की आत्मा है, कह सकते हैं। अगर रिसर्चर ही पक्षपाती हो गया तो नतीजों पर भरोसा कैसे करेंगे? इसीलिए तो पीयर रिव्यू जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, जहां उसी फील्ड के दूसरे एक्सपर्ट्स आपके काम को जांचते हैं। ये सब मिलकर रिसर्च को भरोसेमंद बनाते हैं। चलिए अब उस व्यवस्थित प्रक्रिया या कहें कि प्रक्रिया के चरणों, स्टेप्स पर आते हैं। स्रोत इसे कुछ अध्यायों में बांटता है, तो पहला कदम क्या है? हाँ, तो सबसे पहले तो आपको एक विषय चुनना होता है जिस पर आप काम करना चाहते हैं। फिर ये बताना होता है कि भाई इस विषय पर अध्ययन करने की जरूरत क्यों है, नीड ऑफ स्टडी। इसके बाद आप अपने अध्ययन के साफ साफ उद्देश्य तय करते हैं और फिर एक अंदाजा लगाते हैं कि नतीजा क्या निकल सकता है। इसी को हम परिकल्पना कहते हैं। स्रोत में ऑपरेशनल डेफिनेशंस की बात भी है, परिचालन परिभाषाएं। ये क्या चीज है? ये थोड़ी टेक्निकल लग रही है। हाँ, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप अपने रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले खास शब्दों का क्या मतलब निकाल रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ। जैसे अगर आप आईसीटी का प्रभाव पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना होगा कि यहाँ आईसीटी से आपका मतलब क्या है। क्या सिर्फ कंप्यूटर या इंटरनेट भी, या मोबाइल ऐप्स भी? और प्रभाव का मतलब क्या है, सिर्फ अकादमिक नंबर या बच्चों की रुचि भी? ये स्पष्ट करना जरूरी है ताकि पढ़ने वाले को कोई भ्रम न रहे। अच्छा, समझ गया। मतलब शब्दों को परिभाषित करना जरूरी है। ठीक है, विषय तय हो गया, उद्देश्य बन गए। अगला कदम? अगला कदम है संबंधित साहित्य की समीक्षा, यानी रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। मतलब आपके चुने हुए विषय पर पहले से जो काम हो चुका है उसे पढ़ना और समझना। लिटरेचर रिव्यू जिसे कहते हैं। हाँ, वही। इससे दो बड़े फायदे होते हैं। एक तो आप वही काम दोहराने से बच जाते हैं जो पहले ही हो चुका है, और दूसरा आपको पता चलता है कि कहाँ पर और काम करने की गुंजाइश है, यानी रिसर्च गैप कहाँ है।
ये तो बहुत जरूरी लगता है, वरना हम पहिया दोबारा इजाद करने में लगे रहेंगे। सही बात है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है रिसर्च का दिल, कह सकते हैं, शोध पद्धति, रिसर्च मेथोडोलॉजी। यहीं पर आप तय करते हैं कि आप अपना रिसर्च करेंगे कैसे। इसमें कई चीजें शामिल हैं। आप किस तरह का रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मौलिक है, व्यवहारिक है या क्रियात्मक। आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा? क्या आप इतिहास खंगालेंगे, वर्तमान स्थिति का वर्णन करेंगे या फिर कोई प्रयोग करेंगे? आप किस तरह का डेटा इकट्ठा करेंगे, नंबर्स में या शब्दों में या दोनों? आप किन लोगों से डेटा लेंगे, मतलब सैंपल कैसे चुनेंगे, कितने लोग होंगे, डेटा इकट्ठा करने के लिए कौन से तरीके या उपकरण, टूल्स इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में उस डेटा का विश्लेषण कैसे करेंगे, कौन से स्टैट्स लगाएंगे। वाह, मतलब पूरी रिसर्च का खाका यहीं तैयार होता है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगता है। और फिर आता है डेटा विश्लेषण, डेटा एनालिसिस और नतीजे निकालना। हाँ बिल्कुल। जो डेटा आपने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया है, अब उसे समझने का, उससे मतलब निकालने का समय है। अगर डेटा शब्दों या विचारों में है, यानी क्वालिटेटिव, तो आप उसमें पैटर्न या थीम्स ढूंढते हैं, जैसे कंटेंट एनालिसिस या थीमेटिक एनालिसिस। और अगर डेटा संख्याओं में है, क्वांटिटेटिव, तो आप सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करके अपनी परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस की जांच करते हैं और नतीजे निकालते हैं। और अंत में आप बताते हैं कि आपने किन स्रोतों या रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया, बिब्लियोग्राफी देते हैं। ये है पूरी रिसर्च प्रक्रिया का एक तरह से सार। ठीक है, अब बात करते हैं रिसर्च पैराडाइम्स की। श्रुत बताता है कि ये रिसर्चर का दुनिया को देखने का एक खास नजरिया या फ्रेमवर्क है। ये क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? सोचिए, हर किसी का दुनिया को देखने और समझने का अपना तरीका होता है ना? रिसर्च में भी कुछ ऐसा ही है। पैराडाइम एक तरह का चश्मा है जिसे पहनकर रिसर्चर दुनिया को देखता है और रिसर्च करता है। ये उसकी बुनियादी मान्यताओं को दिखाता है कि ज्ञान क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है। श्रोत ने 4 मुख्य पैराडाइम बताए हैं। पहला है प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, इसका कीवर्ड स्रोत ने बताया है वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। हाँ, प्रत्यक्षवाद मानता है कि असली ज्ञान वही है जिसे हम सीधे तौर पर देख, नाप और तौल सकते हैं। ये पूरी तरह से तथ्यों और सबूतों पर आधारित होता है और इसमें रिसर्चर की अपनी भावनाओं या विचारों की कोई जगह नहीं होती। ये अक्सर मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव डेटा का इस्तेमाल करता है। जैसे अगर आईसीटी का प्रभाव देखना है तो बस छात्रों के रिजल्ट के नंबर देखो, उनकी फीलिंग्स शायद उतनी मायने नहीं रखती इस नजरिए से। लेकिन इंसान तो सिर्फ नंबर नहीं होते। यहाँ पर शायद दूसरा पैराडाइम आता है व्याख्यावाद, इंटरप्रिटिविज्म। बिल्कुल, व्याख्यावाद मानता है कि सामाजिक सच्चाई, खासकर इंसानी व्यवहार को समझने के लिए लोगों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी व्याख्याओं को समझना जरूरी है। ये गुणात्मक होता है। जैसे ये समझने के लिए कि छात्र ऑनलाइन क्लास में क्यों अच्छा नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनके नंबर देखना काफी नहीं होगा। उनसे बात करके उनके अनुभव, उनकी परेशानियां जानना जरूरी है। तीसरा है सोशो क्रिटिकल। ये थोड़ा अलग लगता है, ये क्या है? हाँ, ये सिर्फ समझने पर नहीं रुकता। ये समाज में मौजूद जो असमानताएं हैं या समस्याएं हैं, उन पर सवाल उठाता है और बदलाव लाने की कोशिश करता है। ये मानता है कि ज्ञान शक्ति है और इसका इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए होना चाहिए। ये अक्सर मिश्रित तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है, मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों। और चौथा है यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म। ये तो नाम से ही प्रैक्टिकल लग रहा है। नाउ इसका फोकस समस्या के समाधान पर होता है। अगर किसी सवाल का जवाब मात्रात्मक तरीके से बेहतर मिलता है तो वो इस्तेमाल करो, अगर गुणात्मक से बेहतर मिलता है तो वो, अगर दोनों को मिलाकर बेहतर नतीजा आता है तो मिश्रित विधि अपनाओ। ये बहुत लचीला, बहुत प्रैक्टिकल दृष्टिकोण है। तो ये थे रिसर्च करने के अलग अलग नजरिए या कहें चश्मे। अब आते हैं रिसर्च के प्रकारों, टाइप्स ऑफ रिसर्च पर। श्रोत कहता है कि मूल रूप से 3 ही है। हाँ, मोटे तौर पर 3 मुख्य प्रकार हैं: मौलिक, व्यवहारिक और क्रियात्मक। मौलिक रिसर्च, जिसे बेसिक या प्योर रिसर्च भी कहते हैं, उसका काम है ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाना, नए सिद्धांत, नए नियम या कानून बनाना। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। इसका मकसद तुरंत किसी समस्या का हल निकालना नहीं होता। लेकिन उस ज्ञान का कहीं तो इस्तेमाल होता होगा। ऐसे सिद्धांत बना के रख थोड़ी देते हैं। बिल्कुल, यहीं पर व्यवहारिक, अप्लाइड रिसर्च आती है। ये मौलिक रिसर्च से मिले ज्ञान या सिद्धांतों को लेकर देखती है कि क्या ये असल दुनिया की समस्याओं को हल करने में काम आ सकते हैं या नहीं।
जैसे गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल करके सैटेलाइट कैसे लॉन्च करें, या शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के किसी नए सिद्धांत जो मौलिक रिसर्च से आया को क्लासरूम में असल में कैसे लागू किया जा सकता है। ये व्यवहारिक रिसर्च हुई। और तीसरा, क्रियात्मक एक्शन रिसर्च। ये क्या व्यवहारिक से अलग है? क्रियात्मक रिसर्च व्यवहारिक रिसर्च का ही एक खास रूप है, कह सकते हैं। ये किसी खास स्थानीय समस्या के तुरंत समाधान के लिए किया जाता है, अक्सर उसी जगह पर। इसे अक्सर वही लोग करते हैं जो उस समस्या से सीधे तौर पर जूझ रहे होते हैं, जैसे शिक्षक अपनी क्लासरूम की किसी दिक्कत को हल करने के लिए। इसका फोकस तुरंत एक्शन और सुधार पर होता है। स्रोत ने इसका एक चक्र भी बताया है, PAOR। प्लान, पहले योजना बनाओ, एक्ट, फिर उसे लागू करो, ऑब्जर्व, देखो क्या असर हुआ, रिफ्लेक्ट, फिर सोचो कि क्या ठीक रहा, क्या बदलना है। ये चक्र चलता रहता है जब तक समस्या हल ना हो जाए या सुधर ना जाए। ये POR मॉडल तो शिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी लग रहा है, अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए। अच्छा, अब अगर हम रिसर्च को समय के हिसाब से देखें, अतीत, वर्तमान और भविष्य, तो कौन से डिजाइन सामने आते हैं? स्रोत ने इसका भी जिक्र किया है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है डिजाइन्स को समझने का। अगर आप अतीत की घटनाओं, कारणों या ट्रेंड्स को समझना चाहते हैं, तो आप ऐतिहासिक डिजाइन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप पुराने दस्तावेजों, रिकॉर्ड्स, शायद लोगों की यादों का विश्लेषण करते हैं। इसमें स्रोत की प्रामाणिकता जांचना बहुत जरूरी होता है, जिसे एक्सटर्नल और इंटरनल क्रिटिसिज्म कहते हैं। मतलब, क्या स्रोत असली है और क्या उसमें लिखी बातें भरोसेमंद हैं। ठीक है। और अगर वर्तमान की स्थिति जाननी हो, आज क्या हो रहा है? तब आप वर्णनात्मक डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका मकसद होता है क्या है का वर्णन करना, किसी स्थिति या समूह की विशेषताओं को बताना। इसके तहत कई तरीके आते हैं, जैसे सर्वे करके बड़ी आबादी की राय या व्यवहार जानना, ये अक्सर मात्रात्मक होता है। या फिर किसी एक व्यक्ति, समूह या घटना का बहुत गहराई से अध्ययन करना, जिसे केस स्टडी कहते हैं, ये गुणात्मक होता है। एक और है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें कोई घटना या स्थिति पहले ही घट चुकी होती है और आप उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करते हैं, बिना किसी वेरिएबल में हेरफेर किए। और कोरिलेशनल रिसर्च सिर्फ ये देखता है कि क्या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच कोई संबंध है, जैसे क्या पढ़ाई के घंटे और मार्क्स के बीच कोई संबंध है। ये कारण नहीं बताता, सिर्फ संबंध बताता है। अच्छा, और भविष्य के लिए, मतलब अगर हमें ये जानना हो कि किसी एक चीज को बदलने से दूसरी चीज पर क्या असर पड़ेगा, कॉज और इफेक्ट को समझना हो, उसके लिए है प्रयोगात्मक डिजाइन। ये कह सकते हैं इकलौता डिजाइन है जो मजबूती से कारण प्रभाव का संबंध स्थापित कर सकता है। इसमें रिसर्चर जानबूझकर एक चीज जिसे स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसमें बदलाव या हेरफेर करता है और फिर देखता है कि उसका असर दूसरी चीज यानी आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या पड़ता है। इसमें अक्सर एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसे कोई ट्रीटमेंट या बदलाव नहीं मिलता, और एक एक्सपेरिमेंटल या ट्रीटमेंट ग्रुप होता है जिससे वो बदलाव मिलता है, ताकि दोनों के नतीजों की तुलना की जा सके। इसमें रैंडमाइजेशन यानी लोगों को ग्रुप में बेतरतीब ढंग से डालने की बात भी आती है। वो क्यों जरूरी है? हाँ, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडमाइजेशन यानी प्रतिभागियों को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में यादृच्छिक यानी रैंडमली तरीके से बांटना बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि दोनों ग्रुप शुरू में हर तरह से एक जैसे हों, सिवाय उस एक चीज के जिसका असर हम देखना चाहते हैं। इससे हमें ज्यादा भरोसा होता है कि जो भी अंतर नतीजों में आया वो हमारे बदलाव की वजह से ही है, किसी और वजह से नहीं। जहां रैंडमाइजेशन संभव न हो, जैसे मान लीजिए स्कूल की बनी बनाई क्लासों पर प्रयोग करना है, उन्हें तो हम तोड़ नहीं सकते, तो उसे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल या अर्ध प्रयोगात्मक डिजाइन कहते हैं। इसके नतीजे ट्रू एक्सपेरिमेंटल जितने पक्के नहीं माने जाते। समझ गया, ये अंतर जानना जरूरी है। अब डेटा के नजरिए से बात करते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इनमें मुख्य अंतर क्या है? एक बार फिर से साफ कर दें। हाँ, ये बहुत बुनियादी अंतर है। मात्रात्मक डेटा यानी वो जानकारी जो संख्याओं या आंकड़ों के रूप में होती है, जैसे कितने छात्र पास हुए, उनका औसत स्कोर क्या था, किसी चीज की फ्रीक्वेंसी कितनी है।
इसका विश्लेषण स्टैटिस्टिकल तरीकों से होता है। दूसरी तरफ गुणात्मक डेटा शब्दों, विचारों, भावनाओं, अनुभवों, तस्वीरों या ऑब्जर्वेशंस के रूप में होता है। जैसे छात्र किसी टॉपिक के बारे में कैसा महसूस करते हैं, उनके क्या सुझाव हैं, क्लासरूम में क्या चल रहा है। इसका विश्लेषण बातचीत के पैटर्न्स, थीम्स या अर्थ निकालकर किया जाता है। इसमें आमतौर पर स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल नहीं होता। और आजकल मिश्रित विधि मिक्स्ड मेथड भी काफी चलन में है, जहां दोनों तरह के डेटा इस्तेमाल होते हैं। इसके बारे में स्रोत क्या कहता है? बिल्कुल, मिश्रित विधि का मकसद होता है किसी विषय की ज्यादा गहरी, ज्यादा पूरी समझ बनाना, जो शायद सिर्फ एक तरह के डेटा से न मिल पाए। क्रेजवेल जैसे विद्वानों ने इसके कई डिजाइन बताए हैं, जैसे स्रोत में जिक्र है कन्वर्जेंट पैरेलल। इसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा लगभग एक ही समय पर इकट्ठा करते हैं और फिर दोनों के नतीजों को मिलाकर देखते हैं। एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल, इसमें पहले क्वांटिटेटिव डेटा इकट्ठा करके उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसके नतीजों को और अच्छे से समझने के लिए क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल, इसमें उल्टा होता है, पहले क्वालिटेटिव डेटा से किसी विषय को एक्सप्लोर करते हैं, शायद कोई थ्योरी बनाते हैं और फिर क्वांटिटेटिव डेटा से उसे बड़े पैमाने पर टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये तो रिसर्च को और भी व्यापक बना देता है। गुणात्मक रिसर्च के भी कुछ खास प्रकार स्रोत ने बताए हैं, जैसे ग्राउंडेड थियरी और निर्वंश विज्ञान, एथनोग्राफी। ये क्या है संक्षेप में? हाँ, ये दोनों काफी दिलचस्प गुणात्मक तरीके हैं। ग्राउंडेड थ्योरी में खास बात यह है कि आप पहले से कोई बना बनाया सिद्धांत या फ्रेमवर्क लेकर फील्ड में नहीं जाते। आप पहले डेटा इकट्ठा करते हैं इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से, और फिर उसी डेटा का विश्लेषण करते करते धीरे धीरे एक नया सिद्धांत विकसित करते हैं जो उसी डेटा पर आधारित हो, यानी ग्राउंडेड हो। इसमें सिद्धांतिक संतृप्ति, थियोरेटिकल सैचुरेशन तक डेटा लिया जाता है, मतलब जब तक नई जानकारी मिलना बंद ना हो जाए। और नृवंश विज्ञान या एथनोग्राफी? नृवंश विज्ञान या एथनोग्राफी में आप किसी खास सामाजिक या सांस्कृतिक समूह का उनके अपने माहौल में, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होकर अध्ययन करते हैं। मकसद होता है उनके नजरिए से उनकी संस्कृति, उनके विश्वासों, उनके व्यवहारों को समझना। इसमें रिसर्चर लंबे समय तक उस समूह के साथ रहता है, या तो एक बाहरी ऑब्जर्वर एटिक अप्रोच के तौर पर, या फिर एक सदस्य इमिक अप्रोच की तरह। ये बहुत विवरणात्मक होता है। ये तो काफी दिलचस्प तरीके हैं दुनिया को समझने के। अब अंत में थोड़ा सांख्यिकी पर आते हैं, जिससे कई लोग सच कहूं तो घबराते हैं। स्रोत इसे दो मुख्य हिस्सों में बांटता है, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव और अनुमानित इन्फ्रेंशियल। हाँ, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। स्टैटिस्टिक्स बस एक टूल है डेटा को समझने का। वर्णनात्मक स्टैटिस्टिक्स तो बहुत सीधी है। ये बस आपके पास जो डेटा है उसे सरल तरीके से बताने या उसका वर्णन करने का काम करती है। जैसे आपके डेटा का औसत क्या है, बीच की वैल्यू क्या है, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आई, मोड। ये तीनों केंद्रीय समृद्धि के माप हैं। या फिर डेटा कितना फैला हुआ है, जिसे रेंज या स्टैंडर्ड डिविएशन से मापते हैं। ये आपके डेटा की एक तस्वीर खींच देती है। और अनुमानित स्टैटिस्टिक्स वो क्या करती है? अनुमानित स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, थोड़ी आगे की बात है। जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें अनुमान लगाया जाता है। इसमें आप एक छोटे ग्रुप यानी सैंपल से मिले डेटा के आधार पर एक बड़े ग्रुप यानी पूरी आबादी के बारे में कोई अंदाजा लगाते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 100 छात्रों पर एक नई टीचिंग मेथड का असर देखा। अब क्या आप इस नतीजे के आधार पर कह सकते हैं कि ये मेथड सभी छात्रों के लिए फायदेमंद होगी? यहीं पर अनुमानित स्टैटिस्टिक्स काम आती है। इसमें परिकल्पना परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सहसंबंध कोरिलेशन का महत्व जांचना, ये सब शामिल है। स्रोत ने कुछ और जरूरी चीजों का जिक्र किया है, जैसे सैम्पलिंग टेक्निक, सामान्य संभाव्यता वक्र (NPC), स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मापन के पैमाने और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में होने वाली गलतियां, टाइप 1 और टाइप 2 एरर। क्या आप इनमें से कुछ मुख्य बातों को सरल शब्दों में बता सकती हैं? ये सब बड़े भारी शब्द लगते हैं। जरूर कोशिश करती हूँ। सैम्पलिंग तकनीक मतलब आप अपनी बड़ी आबादी में से अपना सैंपल कैसे चुन रहे हैं। मोटे तौर पर 2 तरीके हैं। प्रोबेबिलिटी, जिसमें हर किसी के चुने जाने का बराबर या ज्ञात मौका होता है, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, और नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें ऐसा नहीं होता,
जैसे अपनी सुविधा से चुन लेना। सामान्य संभाव्यता वक्र एनपीसी वो घंटी के आकार का ग्राफ है जो दिखाता है कि ज्यादातर चीजें औसत के आसपास होती हैं और जैसे जैसे औसत से दूर जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती हैं। कई मानवीय विशेषताएं इस तरह बंटी होती हैं। इसमें मीन, मीडियन और मोड एक ही बिंदु पर होते हैं। स्क्यूनेस बताता है कि आपका डेटा इस घंटी जैसे आकार से कितना तिरछा है। क्या ज्यादातर स्कोर कम है, पॉजिटिव स्क्यू, या ज्यादा है, नेगेटिव स्क्यू। कर्टोसिस बताता है कि ग्राफ कितना नुकीला, लेप्टोकॉर्टिक है या चपटा, प्लैटिकॉर्टिक। और मापन के पैमाने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, इनका क्या मतलब है? ये बताते हैं कि आपका डेटा किस तरह का है, उसमें कितनी जानकारी छुपी है। नॉमिनल बस नाम या श्रेणी है, इसमें कोई क्रम नहीं होता, जैसे लिंग, पुरुष महिला या विषय, गणित, विज्ञान। ऑर्डिनल में क्रम होता है पर श्रेणियों के बीच का अंतर बराबर नहीं होता, जैसे रैंक, पहला, दूसरा, तीसरा, या संतुष्टि, बहुत संतुष्ट, संतुष्ट, असंतुष्ट। इंटरवल में क्रम भी होता है और श्रेणियों के बीच का अंतर भी बराबर होता है, लेकिन इसमें वास्तविक शून्य नहीं होता, जैसे सेल्सियस तापमान। 0 डिग्री का मतलब गर्मी का न होना नहीं है। और रेशियो पैमाने में सब कुछ होता है, क्रम, बराबर अंतराल और वास्तविक शून्य, जैसे ऊंचाई, वजन या अंक। 0 अंक का मतलब कुछ भी स्कोर न करना। आपका डेटा किस पैमाने पर है, इसी से तय होता है कि आप कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा सकते हैं। आमतौर पर इंटरवल और रेशियो डेटा पर पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे टी टेस्ट, एनोवा लगते हैं जो ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, जबकि नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे काई स्क्वायर, मैन-विटनी यू लगते हैं। अच्छा, ये पैमाने समझना तो बहुत ज़रूरी है सही टेस्ट चुनने के लिए। और ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है? जब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम आम तौर पर नल हाइपोथेसिस या नल असर, जिसको एज 0 से जांचते हैं, जो कहती है कि कोई असर नहीं है या कोई अंतर नहीं है। अब हमारा फैसला गलत भी हो सकता है। टाइप 1 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस असल में सही थी, मतलब कोई असर नहीं था, पर हमने उसे गलती से रिजेक्ट कर दिया, कह दिया कि असर है। इसे अल्फा से दिखाते हैं। सोचिए, जैसे किसी बेगुनाह को सजा दे देना। टाइप 2 एरर तब होता है जब नल हाइपोथेसिस असल में गलत थी, मतलब असर था, पर हम उसे रिजेक्ट करने में असफल रहे, उसे गलती से स्वीकार कर लिया या कह दिया कि असर नहीं है। इसे बीटा से दिखाते हैं। सोचिए, जैसे किसी गुनहगार को छोड़ देना। रिसर्च में हम दोनों तरह की गलतियों को कम करने की कोशिश करते हैं। विश्वसनीयता और वैधता भी बहुत सुने हैं रिसर्च में, इनका क्या मतलब है? ये दोनों किसी भी माप उपकरण जैसे कोई टेस्ट या प्रश्नावली की गुणवत्ता के लिए बहुत जरूरी हैं। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का मतलब है स्थिरता या कंसिस्टेंसी। क्या आपका उपकरण बार बार इस्तेमाल करने पर एक जैसे नतीजे देता है? अगर आप आज एक वजन मशीन पर 60 किलो के हैं, तो क्या 5 मिनट बाद भी वो लगभग उतना ही बताएगी? अगर हाँ, तो वो विश्वसनीय है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ। वैधता यानी वैलिडिटी का मतलब है सटीकता। क्या आपका उपकरण वही चीज माप रहा है जो उसे मापनी चाहिए? क्या वजन मशीन वाकई वजन माप रही है या कुछ और? क्या इंटेलिजेंस टेस्ट वाकई इंटेलिजेंस माप रहा है या सिर्फ पढ़ने की क्षमता? इसके भी कई प्रकार हैं, जैसे कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एक अच्छा रिसर्च टूल विश्वसनीय और वैध दोनों होना चाहिए। बहुत बढ़िया, आपने तो काफ़ी जटिल चीज़ों को बहुत ही सरल और सहज तरीके से समझा दिया। तो कुल मिलाकर इस स्रोत सामग्री के विश्लेषण से ये साफ है कि शैक्षिक अनुसंधान सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं है, ये एक व्यवस्थित, सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया है। सही सवाल पूछना, सही नज़रिया यानी पैराडाइम चुनना, सही शोध का प्रकार और डिज़ाइन तय करना और फिर डेटा का सही तरीके से विश्लेषण करना, ये सब कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्ता जानना क्या चाहता है। हर कदम पर चुनाव करने होते हैं और हर चुनाव का असर नतीजों पर पड़ता है। ये स्रोत विभिन्न चरणों, तकनीकों और सांख्यिकी उपकरणों पर काफी विस्तार से जानकारी देता है, जो किसी भी शोधकर्ता के लिए, खासकर जो शैक्षिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं या यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनके लिए आवश्यक है। ये एक अच्छी नींव बनाता है। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। स्रोत हमें
रिसर्च के बहुत संरचित तरीके बताता है, जैसे क्रियात्मक शोध का PAOR चक्र या कार्यप्रणाली के वो निश्चित चरण। लेकिन हम जानते हैं कि असल दुनिया की रिसर्च अक्सर इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती। उसमें अप्रत्याशित मोड़ आते हैं, नई खोजें होती हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी, कभी-कभी उलझनें भी सामने आती हैं। तो सवाल यह है कि ये जो संरचित ढांचे हैं, ये उस अप्रत्याशितता को, उस असलियत की गंदगी को कैसे संभाल पाते हैं? या क्या कभी ये ढांचे खुद ही नई लीक से हटकर होने वाली खोजों के आड़े आ सकते हैं? शायद बेहतरीन रिसर्च वही है जो संरचना और लचीलेपन के बीच एक सही संतुलन बना पाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।